इंस्पेक्टर गेरीवाल के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद विकी चौंक गया। उसे समझ नहीं आया कि जब उसने मुंह पर कपड़े बांधने वाली बात इंस्पेक्टर गेरीवाल को बताई ही नहीं थी तो फिर उनको ये कैसे पता चला। तभी अचानक से एक बात विकी के दिमाग में बिजली की तरह कौंधी। उसने मन ही मन कुछ सोचा और फिर इंस्पेक्टर गेरीवाल की तरफ देखकर कहा, सच सच बताओ इंस्पेक्टर, तुम्हें ये बात कैसे पता चली? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब विकी का ऐसा रवैया देखा, उन्होंने तुरंत ही विकी की तरफ देखकर कहा, विकी साहब, अगर मैं आपको साहब कह रहा हूँ और अगर मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ तो आप ये मत भूलिए कि मुझे बेइज्जत करना नहीं आता। अगर मैं आपको इज्जत दे रहा हूँ तो मैं भी ये उम्मीद करूंगा कि आप भी मुझे इज्जत दें और मुझसे इज्जत से बात करें। ये सुनते ही विकी ने आवेश में बोला, अपनी बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला? कहीं तुमने ही तो उन लोगों को मुझे मरवाने के लिए नहीं भेजा था? जैसे ही विकी ने ये कहा, इंस्पेक्टर गेरीवाल को एक झटका लगा, क्योंकि विकी ने कहीं ना कहीं एक तरह से सच ही कह दिया था। और अब इस सच को सुनने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल पूरी तरह से हैरान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कहीं तो कहीं क्या और किस तरह से रिएक्ट करें। उनके चेहरे पर आए भाव को विकी ने पढ़ते हुए कहा, एक मिनट, आप कुसुम के केस से जुड़े हुए हैं। और तो और मैं सबसे पहले आपके पास ही गया था कि मैं कुसुम के केस को रीओपन करवाने वाला हूँ कोर्ट में, और उसके बाद फिर इस बात को मैंने किसी के साथ शेयर भी नहीं की। तो फिर वो शख्स आप ही हैं जिसको इस बारे में पता है कि मैं कुसुम के केस के बारे में छानबीन कर रहा हूँ और सबूत जुटा रहा हूँ। तो फिर वो शख्स आप ही होंगे जिनको मुझसे प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब है कि आप नहीं उन लोगों को मुझे मारने के लिए। विकी आगे कुछ कहता, इतने में इंस्पेक्टर गेरीवाल ने उसकी बात काटते हुए कहा, साहब, आप मुझ पर ये कैसा इल्जाम लगा रहे हैं? मैं एक रिस्पेक्टेड पुलिस वाला हूँ और आप ऐसे बिना किसी सबूत के मुझ पर इल्जाम नहीं लगा सकते। आपको पता भी है इसका परिणाम क्या हो सकता है। मुझे आपको कानून सिखाने की जरूरत नहीं है, बाकी आप जानते ही हैं। तभी विकी ने कहा, इसलिए तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मुझे कानून सिखाने की आपको जरूरत नहीं है और मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ। और मेरा दिमाग यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं उन गुंडों को मुझे मरवाने के लिए आप नहीं भेजा था। अगर मैं ये बात कोर्ट में रख दूंगा तो ये अपने आप प्रूव हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपनी इस भूल को मान लीजिए। इंस्पेक्टर के पास जब कुछ कहने के लिए बचा नहीं था, वो चुपचाप उस जगह पर खड़े थे। तभी उन्होंने अचानक से कहा, अरे मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। थाने में एक और केस आया है, उसी सिलसिले में मुझे छानबीन करने के लिए जाना है। मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल जीप में बैठ गए। इतने में विकी ने अपनी भारी आवाज में कहा, इंस्पेक्टर, एक बात मेरी याद रखना, इस बार तुमने जो गलती की उसे मैं पहली गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। अगर दोबारा तुमने मुझे मारने के लिए अपने आदमी भेजे तो फिर इसका अंजाम ठीक नहीं होगा और मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ। इतना कहने के बाद विकी वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर गेरीवाल जीप से उतरे और यहाँ वहां टहलने लगे। वो ये भी देख रहे थे कि कहीं कांस्टेबल ने ये सब कुछ देखा तो नहीं था। इंस्पेक्टर गेरीवाल बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। उनकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो यहाँ विकी को समझाने आए थे, मगर विकी उनको समझाकर चला गया था। वहीं थोड़ी देर बाद कांस्टेबल भागता हुआ इंस्पेक्टर गेरीवाल के पास आया। उसने इंस्पेक्टर गेरीवाल को देखा तो पाया कि इंस्पेक्टर गेरीवाल के माथे से ठंडा पसीना बह रहा है। साथ ही साथ वो काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। और हालांकि कांस्टेबल अभी तक चाय की टपरी पर ही व्यस्त था, उसने ये भी देखने की हिम्मत नहीं समझी कि इंस्पेक्टर गेरीवाल से मिलने कौन आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंस्पेक्टर गेरीवाल की बात सुनकर कांस्टेबल समझ गया था कि इंस्पेक्टर गेरीवाल जिस शख्स से भी मिलने आए हैं वो अपने काम के लिए आए हैं। मगर इस वक्त इंस्पेक्टर गेरीवाल को इस तरह परेशानी में देखकर कांस्टेबल को हैरानी हुई। उसने इंस्पेक्टर गेरीवाल से पूछा, क्या हुआ साहब, आप इस तरह घबराए हुए नजर आ रहे हैं? क्या बात हो गई? आपका काम नहीं हुआ क्या? इंस्पेक्टर गेरीवाल ने जब ये सुना तो उसने अपने कांस्टेबल को घूरा और फिर कहा, चलो गाड़ी में बैठो, हमें वापस थाने जाना है। तभी अचानक से उनका फोन बजा। उन्होंने जब फोन देखा तो एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था, मगर उस नंबर को देखने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल के चेहरे पर एक डर दिखाई देने लगा। साथ ही साथ एक हड़बड़ाहट उनके चेहरे पर और उनके अंदाज में झलकने लगी। उन्होंने कांस्टेबल से कहा, एक अर्जेंट कॉल है, मैं बात करके आता हूँ, तुम यहीं रहना। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल जीप से दूर गए और फिर जल्दी से फोन उठाया। फोन के उस पार से एक भारी आवाज आई, क्या हुआ इंस्पेक्टर, सब ठीक है ना? इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, जी जी साहब, सब ठीक है, और क्या ही हो सकता है। मगर इंस्पेक्टर गेरीवाल की आवाज जिस तरह से आ रही थी, उस आवाज को सुनने के बाद उस शख्स ने फोन के उस पार से कहा, मगर तुम्हारी आवाज सुनकर नहीं लग रहा है कि सब कुछ ठीक है। देखो, सच सच बताओ कि आखिर बात क्या है। ये सुन इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, एक परेशानी आ गई है और वो परेशानी ऐसी है कि उस परेशानी के कारण आप भी टेंशन में आ सकते हैं। इंस्पेक्टर गेरीवाल इतना कहने के बाद चुप हो गए। तभी फोन के उस पार से आवाज आई, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है बताओ, और अगर परेशानी आ भी गई है तो क्या तुम उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो जो मुझे तुम कंप्लेंट कर रहे हो? आज तक तो तुमने सब कुछ खुद ही हैंडल किया है, मुझे तो कभी दखल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर आज क्या हो गया? ये सुनते ही इंस्पेक्टर गेरीवाल ने कहा, क्या करूं साहब, इस बार हालात ही ऐसे हो गए हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतना कहने के बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल फोन पर उस शख्स से कुछ बातें करने लगे। वहीं जीप में बैठा कांस्टेबल यही सोच रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। एक तरफ जहां कांस्टेबल इंस्पेक्टर गेरीवाल के बारे में ये सब सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अनिका ने जब घड़ी की ओर देखा तो उसने पाया कि शाम के 4 बज चुके हैं, मगर रोहित अब तक वापस नहीं आया था। रोहित को कमरे में ना देख उसे बड़ी हैरानी हुई। अनिका को समझ नहीं आया कि आखिर रोहित को इतनी देर क्यों हो गई और आखिर ऐसा क्या हो गया जो रोहित घर आने में इतनी देर कर रहा था। जब अनिका को कुछ समझ नहीं आया तो उसने रोहित को फोन लगाया, मगर रोहित ने फोन नहीं उठाया। ये देख वो हॉल में ही यहाँ वहाँ टहलने लगी। इस वक्त उसके मन में बहुत सी बातें चल रही थी, मगर इसी बीच उसने मन ही मन ये फैसला किया कि एक बार जब रोहित आएगा तो वो सामने से सॉरी कहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आज से पहले अनिका ने रोहित पर शक किया था और उसने रोहित को जज किया था। अनिका अभी रोहित के बारे में ही सोच रही थी। इतने में अचानक से उसका फोन बजा। अनिका ने जब अपने फोन की स्क्रीन पर देखा तो उसे लगा कि रोहित का फोन आ रहा था, मगर तभी उसे एहसास हुआ
कि उसे एक अननोन नंबर से फोन आ रहा था। उस नंबर को देखने के बाद अनिका कुछ देर तक सोच में पड़ गई, मगर फिर उसने जल्दी से फोन उठाया और टेरेस गार्डन की तरफ चली गई। वो ये सोच रही थी कि अगर बच्चों ने उसकी बात सुन ली तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अनिका को शक था कि उसे विक्की कॉल कर रहा होगा, क्योंकि विक्की को जब भी कॉल करना होता था तो वो अलग अलग नंबर से ही करता था। इस वक्त अनिका को भी यही लग रहा था। उसने जब फोन कान पर लगाया तो फोन के उस पार से विक्की की आवाज आई। विक्की की आवाज सुनते ही अनिका समझ गई कि उसका शक सही था, मगर अनिका इस वक्त ये देखकर हैरान थी कि अभी कुछ घंटे पहले ही वो विक्की से मिलकर आई थी और उससे बात करके आई थी, तो फिर अब अचानक से विक्की को क्या हो गया था जो उसने इस तरह कॉल कर दिया था। साथ ही साथ अनिका ने विक्की को मना किया था कि वो इस तरह से अनिका को कॉल ना करे, क्योंकि ये खतरे से खाली नहीं है, मगर इसके बावजूद भी विक्की ने कॉल किया था। अब अनिका मन ही मन यही सोच रही थी कि जरूर कोई ऐसी बात होगी जिसके कारण विक्की ने उसे कॉल किया था। तभी अनिका ने फोन पर कहा, क्या हुआ विक्की, तुमने इस वक्त इस अनजान नंबर से फोन किया है, क्या कुछ जरूरी बात है? तभी विक्की की उस पार से आवाज आई, हाँ, मैं भी इस वक्त इंस्पेक्टर गेरीवाल से मिलने आया था। अनिका ने जैसे ही इंस्पेक्टर गेरीवाल का नाम सुना, पहले तो उसे गुस्सा आया, क्योंकि इंस्पेक्टर गेरीवाल का नाम सुनने के बाद अनिका न जाने क्यों चिढ़ जाती थी। वो जानती थी कि इंस्पेक्टर गेरीवाल ही वो शख्स था जिसने कुसुम के केस को भटका दिया था, और कहीं ना कहीं उसने कुसुम की मां को ही उसका गुनहगार बता दिया था। इस कारण से अनिका इंस्पेक्टर गेरीवाल से चिढ़ती थी। मगर तभी उसने विक्की से सवाल किया, मगर क्यों? इंस्पेक्टर गेरीवाल से तुम क्यों मिलने गए थे? आखिर क्या बात हो गई? और इंस्पेक्टर गेरीवाल से क्या क्या बातें हुई? इसके बाद विक्की ने अनिका को पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद अनिका का रिएक्शन बहुत ही अजीब था। उसे भी जब ये पता चला कि इंस्पेक्टर गेरीवाल ही वो आदमी है जिसने विक्की को मारने के लिए अपने गुंडे भिजवाए थे, तब अनिका भी समझ गई कि इंस्पेक्टर गेरीवाल पुलिस के भेस में एक गुंडे से कम नहीं है। अनिका ये सब सोच रही थी, इतने में विक्की ने फोन के उस पार से कहा, अनिका, वैसे तुमसे कुछ और कहने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया था। तभी अनिका ने तपाक से पूछा, हाँ बताओ क्या बात है? अनिका की ये बात सुनने के बाद विक्की सोचने लगा कि वो अपनी बात कहे या नहीं। उसे अपनी बात कहने में संकोच हो रहा था, पर आखिर में उसने कुछ सोचने के बाद कहना शुरू किया, मुझे लगता है कि एक बार हम दोनों को वापस से कुसुम के घर के पास जाना होगा। एक बार हमें लकड़ी बाजार वापस जाना होगा और अपनी तरफ से छानबीन करनी होगी। विक्की ने जब ये बात कही तो अनिका को हैरानी हुई। उसे समझ नहीं आया कि आखिर विक्की क्यों चाहता था कि अनिका उसके साथ लकड़ी बाजार जाए। और तो और विक्की ये बात अच्छी तरह से जानता था कि अनिका के लिए ये कितना मुश्किल भरा हो सकता था, क्योंकि उसे फिर से रोहित के सामने कोई बहाना बनाना पड़ता या फिर कोई कहानी बनानी पड़ती। और अनिका इस वक्त ये नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे पहले से ही बुरा लग रहा था कि उसने रोहित पर शक किया था और उसके मन में इसको लेकर गिल्ट भरा हुआ था। मगर वहीं दूसरी तरफ विक्की के मन में इस वक्त कुछ और ही चल रहा था। इस समय विक्की ही जानता था कि वो जो कह रहा था उसके पीछे आखिर क्या कारण है, और अनिका भी कहीं ना कहीं यही सोच रही थी कि आखिर विक्की ने उसके सामने ऐसी बात क्यों कही थी। जब अनिका को समझ नहीं आया और उसने देखा कि अब विक्की भी शांत नजर आ रहा है, तब अपनी खामोशी तोड़ते हुए अनिका ने विक्की से सवाल किया, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं पाई, हम कुसुम के घर क्यों जाएंगे? और अगर मान लो तुम्हें कुछ सबूत जुटाने भी है तो तुम वहां जाकर पूछताछ करो, जो करना है करो, मेरा वहां पर जाना क्यों जरूरी है? अनिका की ये सारी बातें सुनने के बाद विक्की ने कहा, देखो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम इस वक्त बस इतना जान लो कि तुम्हारा वहां जाना बहुत जरूरी है। अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो फिर हमारा काम नहीं हो पाएगा। अनिका ये सुनकर हैरान हो गई। उसने पहले तो कुछ देर मन ही मन सोचा और फिर उसने फोन पर तपाक से पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? और मैं वहां जाकर क्या करूंगी? अगर किसी ने देख लिया तो? और फिर मैं रोहित को क्या जवाब दूंगी?